हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के सामान्य नियमों पर। यानी यदि आप रेलवे में कर्मचारी हैं तो स्वभावतः आपकी इच्छा होती है कि हम किसी तरह अपने गृह जिला में पहुंच जाएं या घर के निकट पहुंच जाएं। तो रेलवे ने बाकायदा इसके लिए एक म्यूचुअल पॉलिसी को लागू किया है। उसके बहुत सारे नियम हैं, उसको आज मैं इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। यानी रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन है उसको इस वीडियो में मैं सोल्व करने वाला हूं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको एक लाइक कीजिए, कुछ विचार है तो कमेंट कीजिए और इसे जमकर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्थानांतरण नियम। अब इसके जो भी नियम है मोटे अर्थों में उसको मैं इस वीडियो में समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। पहले देखिए, इसकी भूमिका में मैंने कुछ बातें लिखी है, वो देख लीजिए। किसी मंडल कार्यालय या रेलवे के एक कैडर से दूसरे मंडल कार्यालय या रेलवे में संबंधित कैडर में पारस्परिक आदान प्रदान पर स्थानांतरित रेल सेवकों को ग्रेड में पदोन्नति की तारीख के आधार पर उनकी वरिष्ठता बरकरार रखी जाएगी या रेल सेवकों की वरिष्ठता ली जाएगी जिसके साथ उन्होंने आदान प्रदान किया है, दोनों में से जो भी कब हो। तो इसका मतलब है यदि आप रेलवे में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाते हैं या कराते हैं तो आप दोनों में से जो कनिष्ठ है, जो जूनियर है, आपको सीनियर को उनकी सीनियरिटी मिलेगा और जूनियर को उसकी अपनी सीनियरिटी मिलेगा। इसमें अभी और भी क्लियर होगा इसी वीडियो में, ठीक है। पहला सवाल होता है कि कोई भी कर्मचारी कितने साल न्यूनतम सेवा करेगा ताकि वह म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सके। तो रेलवे में नियम है, देखिए न्यूनतम सेवा के लिए क्या नियम है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के मामले में कोई न्यूनतम सेवा शर्तें नहीं है। तो क्लियर हो जाता है कि कोई कर्मचारी यदि आज सेवा में बहाल होता है, उनकी सेवा नियमित हो जाती है, उसके बाद जब वो चाहे तब म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकता है, उनकी न्यूनतम सेवा की कोई बाध्यता नहीं है। अब अगला देखिए, जो सवाल होता है समग्र स्थानांतरण अनुदान, इसे आप सीटीजी के नाम से जानते हैं, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जिसको मिलता है। यानी रेलवे अगर प्रशासनिक आधार पे आपका स्थानांतरण करती है, एक जगह से दूसरे जगह पे आपका ट्रांसफर करता है, तो उसके बदले नियमानुसार आपको सीटीजी अलाउंस मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराया है तो ऐसे मामले में आपको सीटीजी नहीं मिलेगा, न तो आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो सीटीजी के लिए क्या रूल है, पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में स्वीकार्य नहीं है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि यदि कोई एम्प्लॉई रेलवे खेल कोटा से रेलवे में बहाल हुआ है तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। वो शर्त देख लीजिए क्या है, क्लियर है। खेल कोटा से अगर कोई एम्प्लॉई बहाल होता है तो देखिए क्या है, खेल कोटा के तहत भर्ती किए गए खिलाड़ियों के स्थानांतरण के लिए परिवीक्षा अवधि सहित रेलवे में कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक है। यानी यदि कोई खेल कोटा से बहाल होता है तो प्रोविजन पीरियड सहित उसे न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा उस रेल को देना पड़ेगा, यानी उस इकाई को देना पड़ेगा, चाहे वो जिस डिवीजन में है उसमें कम से कम उसे 5 वर्ष की सेवा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ इसमें और प्रावधान है, वो देख लीजिए। जब खिलाड़ी पारस्परिक आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध करते हैं और जब दोनों कर्मचारी खिलाड़ी होते हैं तो 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा लागू नहीं होती है। क्लियर हो गया। यदि दोनों पार्टी यानी दो व्यक्ति जब म्यूचुअल ट्रांसफर करा रहा है, उनमें से दोनों यदि खेल कोटा से बहाल हुआ है तो उनके लिए फिर 5 वर्ष की सेवा जरूरी नहीं है। तो खेल कोटा से नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी एक कंफ्यूजन थी, उन्हें मान लिया जाता था कि हमें 5 वर्ष रहना ही रहना है। ऐसी बात नहीं है। यदि आपका काउंटर पार्ट भी अगर खेल कोटा से ही बहाल हुआ है तो आप दोनों जब चाहे तब म्यूचुअल लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो एक महत्वपूर्ण चीजें हैं
रेल कर्मचारी को कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल तो लगा लेता है, बाद में आभास होता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, हमें म्यूचुअल नहीं लगाना चाहिए था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आपने म्यूचुअल लगा लिया है और एनओसी का आदान प्रदान हो गया, यानी वो अप्रूव हो गया है, तो फिर आप स्थानांतरण होने के लिए बाध्य होंगे, आप अपने आवेदन को वापस नहीं ले सकते। अब देखिए क्या लिखा है, आपसी आदान प्रदान पर स्थानांतरण के आदेशों से किसी भी स्थिति में मुकरना नहीं चाहिए। क्लियर है? यदि आपने म्यूचुअल ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा दिया है तो फिर आप इसे वापस नहीं ले सकते। अब एक बहुत बड़ी बात होती है कि मान लीजिए कर्मचारी म्यूचुअल ट्रांसफर के बाद एक दूसरे जगह चला जाता है, एक बड़ी समस्या होती है सीनियरिटी को लेकर। यहां बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, जानकारी के अभाव में कर्मचारियों को कई बार जो है कि नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे सीनियरिटी को लेकर बहुत क्लियर आदेश है रेलवे का, वो क्या है वो देख लेते हैं। वरिष्ठता यानी सीनियरिटी क्या होती है म्यूचुअल ट्रांसफर के उपरांत, देखिए इसमें क्या लिखा है। आपसी आदान प्रदान के आधार पर स्थानांतरण के मामले में कर्मचारी को अपनी वरिष्ठता या उस कर्मचारी की वरिष्ठता मिलती है जिसके साथ आदान प्रदान होता है, दोनों में से जो भी कम हो। क्लियर है? यहां पे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दो व्यक्ति में से कोई एक तो सीनियर होगा, तो सीनियर को म्यूचुअल के उपरांत जो जूनियर पार्टी, अगला पार्टी जो उससे जूनियर है, उसकी सीनियरिटी इसको मिल जाएगा, और जो जूनियर है उसको उनकी सीनियरिटी मिल जाएगा। यानी दोनों में से जो जूनियर है, दोनों को सीनियरिटी जूनियर वाला मिलेगा। ऐसे माना जाता है कि जो म्यूचुअल कराता है उसको नीचे जाना पड़ेगा, बॉटम सीनियरिटी में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे म्यूचुअल में ये जो है कि क्लियर लिखा हुआ है। ये चीजें होता है ऑन रिक्वेस्ट में। यदि कोई व्यक्ति ऑन रिक्वेस्ट में ट्रांसफर होता है तो उसको फिर बॉटम सीनियरिटी में जाना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल में ऐसी बातें नहीं है। अब देखिए सीनियरिटी को लेकर जो है कि इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड में भी कुछ लिखा है। IRAC वॉल्यूम 1 कोड 230 भी मैंने यहाँ पे कोड करने का प्रयास किया है। 230 जो है कोड, वो ट्रांसफर ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज से रिलेटेड है, और उसको मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। आपके सामने दोनों है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में पढ़ के आपको सुनाता हूं। 230 जो कहता है IRAC का कोड 230, वो क्या कहता है? आपसी आदान प्रदान की स्थिति में वरिष्ठ या दो कर्मचारियों को दूसरे व्यक्ति द्वारा रिक्त किया गया वरिष्ठता का स्थान दिया जाएगा। कनिष्ठ को अपनी पूर्व वरिष्ठता बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे जो जूनियर है उसको उसकी सीनियरिटी मिलेगा ही मिलेगा, और उसे समान वरिष्ठता वाले व्यक्तियों से नीचे की वरिष्ठता में फिट किया जाएगा। यानी दो व्यक्ति म्यूचुअल कराता है, उनमें जो जूनियर है उसको उसकी सीनियरिटी मिल जाएगा। तो सवाल होता है कि जब वो नए जगह पे आता है, अपने काउंटर पार्ट के जगह में आता है, तो उसे कहाँ पे फिट किया जाएगा? तो जो उस जूनियर का, उस कनिष्ठ का जो सीनियरिटी है, उसमें यदि इनकी जो ज्वाइनिंग डेट है, उस डेट को यदि पहले से यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो उसके नीचे इसे फिट किया जाएगा। तो क्लियर हो गया, जो जूनियर है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है, सीनियर को जूनियर की सीनियरिटी मिल जाएगा। अब देखिए आगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आवेदन अग्रेषित करना। यदि कोई व्यक्ति म्यूचुअल ट्रांसफर लगाता है, आवेदन करता है, आप जानते हैं कि अब रेलवे में HRMS लागू हो चुका है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि आवेदन देना चाहता है, चाहे वो म्यूचुअल हो चाहे ऑन रिक्वेस्ट हो, उनका आवेदन अब HRMS मॉड्यूल के तहत ही स्वीकार किया जाएगा। HRMS में यदि कोई व्यक्ति म्यूचुअल ट्रांसफर लगाता है तो उसका जो है कि आवेदन फॉर्म पे कैसे एक्शन लेना है, यहाँ पे जो अधिकारी है या जिस भी इंचार्ज को उन्होंने आवेदन फॉरवर्ड किया है, वो आनाकानी करते हैं, उसको लेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सख्त आदेश है, उन्हें ऐसा नहीं करना है। पहले मैनुअल था तो आप बच सकते थे, ठीक है, लेकिन अब HRMS में यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो आपको उस पर एक्शन लेना ही लेना है, यानी उसको आगे फॉरवर्ड करना ही करना है। ठीक है, अगर कोई जेन्युइन कारण हो तो वो आप लिखिए, अपना जो है रिमार्क्स में देकर आपको आगे बढ़ाना चाहिए, रिजेक्ट आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है या जो फिर हायर अथॉरिटी है वो उन पर एक्शन ले तो अच्छा है। अब देखिए आवेदन अग्रेषित करने से संबंधित क्या रूल है। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अनुरोध प्राप्त होते ही संसाधित या स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। क्लियर लिखा है।
अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल ट्रांसफर लगाता है तो उसे रिजेक्ट नहीं किया जाता है। रेयर केस ऐसा हो जहां कुछ दिक्कतें हो, आवेदन में कुछ गलत डाटा हो, उस आधार पे इन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः उसे एक्सेप्ट या अप्रूव करना ही पड़ेगा। अब आगे देखिए, एक बहुत बड़ी बात होती है कि म्यूचुअल ट्रांसफर उन्होंने लगा लिया, दोनों तरफ से एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद उन्हें रिलीव करना है, उन्हें कार्यमुक्त करना है। यहां पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। कुछ जगह तो ऐसे सुनने में आता है कि जो सीनियर है उसको पहले जो है कि रिलीव किया जाएगा। ऐसा नहीं है, वर्तमान नियमों के तहत वो चीजें समाप्त कर दी गई है। दोनों तरफ से एनओसी के आदान प्रदान हो जाने के बाद जो पहले चाहे उनको रिलीज किया जा सकता है। यहां पे देखिए, कार्य मुक्त करना, इसके संबंधित क्या रूल है वो देख लेते हैं। एक बार स्थानांतरण स्वीकार हो जाने के बाद संबंधित कर्मचारियों को पहले कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के लिए दूसरी इकाई की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाना चाहिए। यानी भाई ये नहीं देखना है कि अगली तरफ से जो है कि रिलीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके पास आवेदन आया, आप रिलीव कर दीजिए, सीनियर और जूनियर आपको देखना नहीं है। तो ये वर्तमान में रूल है। अब देखिए आगे हम थोड़ा सा और रूल देख लेते हैं कि क्या कहता है। एक बहुत बड़ी बात होती है, कंफ्यूजन है लोगों में कि भाई हम एससी के साथ लगा सकते हैं कि नहीं, जनरल एससी या ओबीसी एससी, ओबीसी जनरल, इस तरह का जो कम्युनिटी है उसमें क्या होता है कि लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं म्यूचुअल। वो चीजें देखिए, उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करने का प्रयास करता हूं। विभिन्न समुदायों के बीच पारस्परिक स्थानांतरण, यदि आप एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के साथ म्यूचुअल करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, उसमें सामान्य क्या रूल है वो देखते हैं। आमतौर पर एक ही श्रेणी यानी सामान्य के साथ सामान्य, एससी के साथ एससी और एसटी के साथ एसटी के कर्मचारियों के बीच पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए। इस मामले में सामान्य शब्द में ओबीसी भी शामिल है। अब ये आपको मान के चलना है कि आप अपनी कम्युनिटी में ही म्यूचुअल करा सकते हैं। यानी आप अगर जनरल हैं तो ओबीसी के साथ आप करा सकते हैं, ओबीसी और जनरल में हो जाएगा। उसी तरह एससी को एससी के साथ और एसटी को एसटी के साथ म्यूचुअल कराना है, ठीक है। लेकिन कई जगह हमने ये देखा है कि जनरल या ओबीसी, एससी या एसटी के साथ भी कुछ कंडीशन में जो है कि म्यूचुअल को अनुमति दी जाती है, लेकिन वहां पे टर्म एंड कंडीशन है, उसमें ये पूरी तरह मैं क्लियर नहीं हूं। लेकिन जैसा मुझे सुनने में आया है कि उनको एक स्टेज नीचे आना पड़ता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे टर्म कंडीशन है, उसको आपको देख लेना है। सामान्यतः आपको मान के चलना है कि जनरल का ओबीसी के साथ, एससी का एससी के साथ और एसटी का एसटी के साथ ही म्यूचुअल होगा। अब देखिए, एक चीजें और भी है जो इसी में आता है। विभिन्न मामलों में समुदाय के संबंध में किसी भी प्रतिबंध के बिना भर्ती ग्रेड में पारस्परिक स्थानांतरण की भी अनुमति दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि मान लीजिए सेम ग्रेड में है, कम्युनिटी भी सेम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई डायरेक्ट रिक्रूट होता है और कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम से रिक्रूट हुआ अगर पोस्ट पे है, तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में देख लीजिए, अगर होता क्या है कि दो कंडीशन हो सकता है। एक में यह देख लीजिए क्या है, ग्रेड में पद पूरी तरह से खुले बाजार से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं अगर दोनों का कम्युनिटी सेम है, लेकिन यदि डायरेक्ट कोटा से वो बहाल हुआ है तो म्यूचुअल हो जाएगा। दूसरी यह चीजें होता है कि यदि एक डायरेक्ट कोटा से है, दूसरा जो है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम से है, तो उनके संबंध में क्या रूल है वो देख लीजिए। जहां ग्रेड में पद आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा, वही हुआ डिपार्टमेंटल एग्जाम द्वारा या प्रमोशन द्वारा भरा गया है, और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, यानी वह पोस्ट जिसमें कुछ स्थिति में प्रमोशन द्वारा और कुछ स्थिति में डायरेक्ट रिक्रूट द्वारा भरा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पारस्परिक स्थानांतरण चाहने वाले दोनों कर्मचारियों को सीधे खुले बाजार से भर्ती किया जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको हर हाल में जो है कि डायरेक्ट रिक्रूट होना पड़ेगा, लेकिन ऐसे तबादलों को केवल रिक्त सीधी भर्ती कोटा पदों के विरुद्ध ही अनुमति दी जानी चाहिए, न कि पदोन्नति कोटा पदों के विरुद्ध। तो इस तरह दोस्तों उम्मीद करता हूं कि रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित ऑल कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में से जमकर शेयर कीजिए, और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।